नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। दूसरे चरण का मतदान व्यूअर्स कल खत्म हो गया और उसके बाद भी वही चर्चा आप देख रहे होंगे। एक बार फिर आपके फोन पर भी कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आ जा रहा होगा जो पहले फेज के बाद शुरू हुई थी कि भाई वोटिंग फिर गिर गई, फिर वही 4-6% वोटिंग 2019 की तुलना में ड्रॉप हो गई। तो इसका मतलब क्या है? अब दोनों तरफ के लोग फिर एक दूसरे से उलझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या, मतलब मोदी का वोटर बाहर नहीं निकला, वो कह रहे हैं नहीं विपक्ष का वोटर बाहर नहीं निकला। तो आज हम दरअसल 2 फेज के चुनाव के बाद इस मसले को एक बार के लिए हमेशा के लिए इस चैप्टर को तो क्लोज कर ही देंगे इस प्रोग्राम में। तो इसलिए आज आप ये प्रोग्राम सुनिएगा जरूर गौर से। आज इस लेजी एनालिसिस का अंत कर देते हैं कि वोट गिरता है तो इसके पक्ष में, वोट गिरता है तो बढ़ता है तो इसके पक्ष में। होता क्या है? पुराने प्रोग्राम में राहुल जी हमारे साथ होते हैं रोज, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े आपको एक बार दिए थे कि इस इलेक्शन में वोट गिर गया था, ये हो गया था, इसमें बढ़ गया था, ये हो गया था। कोई कोरिलेशन ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। फिर भी हमारा काम तो यह है कि इलेक्शन पढ़ें और आपको बताएं कि इलेक्शन में चल क्या रहा है। अब 2-3 बड़ी बातें जो बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है और ये आपको दोनों तरफ का आदमी बोलता हुआ दिखाई देगा। एक कि कोई वेव होती है, कोई लहर होती है, कोई बहुत उत्साह होता है किसी इलेक्शन में, किसी मुद्दे का, एक मुद्दे का बहुत जोर होता है। तो ऐसा तो इस इलेक्शन में नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर अब सब लोगों से बात करके भी सब समझ में आ रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब? लोगों में अगर उत्साह नहीं है, निरुत्साही मतदाता हो गया है, तो इसका क्या मतलब वो मोदी सरकार के खिलाफ हो गया है? ये दूसरा सरासर झूठ है। इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जैसा दूर 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 तक कहीं कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी से किसी की कोई नाराजगी नहीं। फिर आप पूछेंगे फिर वोटर बाहर क्यों नहीं निकल रहा? अब सवाल होता है किसका वोटर बाहर नहीं निकल रहा भाई? एक सीधा जो आपको कोई भी राजनीति समझने वाला पंडित बताएगा, और हमारे पास तो 4-4 पंडित होते हैं रोज, कि एक फर्क होता है कार्डर बेस्ड पार्टी का और एक फर्क होता है एक वैसी पार्टी जिसके पास कार्यकर्ता कार्डर उस स्वभाव का नहीं होता। जैसे यहां बीजेपी है, बीजेपी के पीछे संघ की ताकत है। बीजेपी का अपना भी जो कार्यकर्ता होता है वो पर्चीधारी कार्यकर्ता होता है। वो 5 रुपया देता है तब मेंबरशिप लेता है और वो पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, वो पार्टी के कार्यक्रमों में जाता है। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है पार्टी के वोटर को बाहर निकाल करके लाने की, जिम्मेदारियां अपॉइंट की जाती हैं, पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी पार्टी होती है। कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं जिसमें आप ये कहें कि भाई फला व्यक्ति के पास एक ये जिम्मेदारी है कि उसको नियुक्ति कि वो ये काम करेगा, चुनाव के दिन उसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। मोटे मोटे तौर पर होता है बूथ पर एक आदमी बैठा होगा, एक आदमी पर्ची बांटने के लिए वहां पर लिखा होगा, एक आदमी किसी का आधार कार्ड या वोटर आईडी चेक कर रहा होगा, वो अलग विषय है। लेकिन पूरे साल कोई काम करेगा पार्टी के लिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी के अंदर सिस्टम नहीं है। तो जब एक पार्टी के पास एक डेडिकेटेड कार्डर होता है, वो पार्टी किसी भी इलेक्शन में अपने वोटर को बूथ तक लाने में ज्यादा कामयाब होती है। ये आपको कॉमन सेंस भी बताती है और चुनाव का इतिहास भी बताता है। तो अगर वोटर नहीं निकल रहा तो इतना तो माना ही जा सकता है ना कि कम से कम ये बीजेपी आरएसएस वाले ये प्रयास तो कर रहे होंगे अपने वोटर को लाने का। चाहे इनका वोटर भी कुछ प्रतिशत कम ही निकल रहा है, लेकिन सामने वाले का शायद और कम निकल रहा है। ये एक तरीका सोचने का हो सकता है। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आज जरा कुछ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं, उसको समझते हैं। अब बीजेपी की सबसे सेफ सीट पकड़ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीट कौन सी हो सकती है? गुजरात में भी होगी कोई ऐसी सीट, कोई ऐसी सीट यूपी के ऊपर भी होगी। मैं आपको यूपी की एक सीट का उदाहरण दे देता हूं, गाजियाबाद की सीट। गाजियाबाद की सीट वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में रिकॉर्ड जीत का मार्जिन जो होता है, मार्जिन का रिकॉर्ड बनाती है। कभी 5 लाख, कभी 5 लाख के ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी मार्जिन, इतने मार्जिन से वो चुनाव जीतती रहती है। और वहां 6.5-7% वोट गिर गया था। अब क्या माने वो सीट अचानक अनसेफ हो गई कि गाजियाबाद में वोटर मोदी के खिलाफ हो गया? ये तो कोई नहीं मानेगा, ये तो धुर विरोधी नहीं मानेंगे भारतीय जनता पार्टी। मथुरा में लगातार बीजेपी जीतती आ रही, 11% वोट कम हो गया मथुरा जैसे शहर के अंदर। और मथुरा कोई गाजियाबाद जैसी बहुत अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मथुरा में गांव का वोट बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या मथुरा अनसेफ हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए? अचानक जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जाटों की, किसानों की नाराजगी जैसा इस बार कुछ है नहीं, जो सारे मुद्दे यूपी के इलेक्शन में पहले थे। तो क्या मथुरा का वोटर मोदी के खिलाफ हो गया, लेकिन फिर वोट गिर गया है? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वोट गिरने का सीधे तौर पर किसी भी पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को साथ जोड़ना, ये शायद अब हिंदुस्तान के इलेक्शंस में ऐसा होता नहीं है।
आज योगी आदित्यनाथ ने इस पर बोला है, काफी बोला है कि वोटिंग गिर गई है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन स्वागत है आपका। राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं, संगीत रागी साहब हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका भी। समीर चौगांकर साहब हमारे साथ हैं। नेशनल इशू या कोई लोकल इशू, इस चुनाव में जोर क्या पकड़ रहा है? मतलब एक पुलवामा जैसी कोई एक ब्रॉड थीम देश के इलेक्शन में नहीं है, या 2014 जैसा अच्छे दिन आएंगे वाली थीम इस चुनाव में नहीं है, ये बात सही है। तो क्या ये चुनाव हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग लड़ा जा रहा है? अगर ऐसा है तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट शेयर अलग अलग क्यों नहीं दिखाई देता है? हमें क्यों दिखाई देता है हर राज्य में लगभग वैसी परिस्थिति, एक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को आप बात छोड़ दीजिए, जहां वोटिंग बढ़ रही है, फिर बाय एंड लार्ज आपको पूरे देश के अंदर एक ट्रेंड क्यों दिखाई दे रहा है? आज हम इस चर्चा को अपने कहानी कुर्सी के प्रोग्राम में बिल्कुल ओपन हाउस रखेंगे। अब इस रोज की तरह नहीं कि मतलब कोई प्रश्न या कोई खबर है तुम उस पर बात करें, लेकिन इसको बिल्कुल ओपन हाउस रखते हैं। क्या हो रहा है देश के इलेक्शन में? लोग 2 चरण के बाद अब आपसे समझना चाह रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा ना वोटर का मूड क्या है। हर्षवर्धन जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि देश में एक साइलेंट वेव चल रही है, और शायद यही वजह है कि चूंकि वो वेव लगातार 14-19 जैसी ही 24 में चल रही, इसलिए हम लोग उसका अनुमान नहीं लगा पाते। 2019 में चुनाव को समझते समझाते मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि जो लोग गांव घर के हैं तो अचानक नहर में पानी आता है, बड़ी नहर से छोटी नहर जाता है, छोटी नहर से खेत जाता है। जो किसान हैं, जो गांव घर के लोग हैं, वो सब जानते हैं। और जब छोटी नहर में पानी बड़ी नहर से आता है ना, तो आसपास के लोग तुरंत अपना बंधा ठीक कर लो, खेत ठीक कर लो, मेड़ ठीक कर लो, मेड़ की जो नाली बनी है वो ठीक कर लो कि पानी कहीं छिटक न जाए, क्योंकि बड़ी नहर से आ रहा है। लेकिन जो बड़ी वाली नहर होती है उसके आसपास के लोग कोई इंतजाम करते नहीं दिखते। वहां साइकिल, मोटरसाइकिल, कार से उस बड़ी वाली नहर के बगल में जो चलने वाला, उसको कोई चिंता भी नहीं होती। वो रोज आ जा रहा है, देख रहा है कि इतनी भरी रहती है नहर। वहां कुछ थोड़ा बहुत पानी कम भी हो गया तो उससे कोई सूखा हो गया या कुछ बाढ़ अचानक आ जाएगी, इसका फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ता है? जहां छोटी वाली नहर खेत की तरफ जा रही, वो बंधा तोड़ती है, वो चक्रोड़ होती है, तो कच्ची मिट्टी की होती है, तो गड़बड़ हो गया, उस रास्ते आप बाइक से जाएंगे तो फिसल गिर पड़ेंगे। विपक्ष की स्थिति वही छोटी नहर वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी के पक्ष में राम मंदिर बनने के बाद एक जबरदस्त साइलेंट वेव कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, बिना संदेह हर कोई देख सकता है अपने आसपास। ये विरोधाभासी नहीं है दोनों, साइलेंट भी और वेव भी? नहीं, वेव साइलेंट ही होती है। पॉलिटिक्स में कभी बहुत उड़ के वेव नहीं आती। उड़ के वेव आती थी तो राजीव गांधी निपट गए थे, उड़ के वेव आती थी तो अटल बिहारी निपट गए थे। उड़ के वेव नहीं आती है। वेव का मतलब ही है कि मुद्दे कहां दिख रहे हैं। तो आप इस चुनाव में देखिए तो नेशनल मुद्दा बस एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। नेशनल मुद्दा बस एक ही है, वो है राम मंदिर। इसके बाद आप पूछते हैं तो जनता फिर काम गिनाना शुरू करती है। और जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि सचमुच आप देखिए, आप अपने शहर के रेलवे स्टेशन चले जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूं एक प्लेटफॉर्म इस 10 साल में बढ़ गया हो। आप अपने शहर के बस अड्डे चले जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां जो बेसिक सुविधाएं हैं वो कुछ बढ़ गई होंगी। आप अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर चले जाइए, वो जो बस अड्डे जैसा दिखता था वो एयरपोर्ट टर्मिनल जैसा दिखने लगा होगा। और जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद वाले हैं, उनके हवाई अड्डे दुनिया के जो सबसे शानदार हवाई अड्डे हैं उनके मुकाबले खड़े मिलेंगे। आपके शहर से जितने आप 10 किलोमीटर सिर्फ अपने शहर से बाहर निकलिए, आपको कोई न कोई नया 3 लेन, 4 लेन, 6 लेन का रास्ता बनता हुआ दिख जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की वो साइलेंट वेव है जो आपको दिखती नहीं है। और इसी रास्ते से इन सब चीजों के साथ जब वो दूसरी चीजें जुड़ती है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि भैया जिसके जेब में जाता है वो किसी की सुनता नहीं, उसका नाम है लाभार्थी। और जिस गौतम बुद्ध नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग खड़े हैं, तो एक आंकड़े के तौर पर 2014 में 60.39% वोटर टर्नआउट रहा। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा जीते, उनको 50% मत मिले। विपक्षी सपा को 25.64, बीएसपी को 16.53, और तब आप भी नई आई थी। कांग्रेस से ज्यादा मत यहां आपको मिले थे। कांग्रेस को 1%, आपको 2%, 2.7 ऐसे। जब 2019 हुआ, फिर से लगभग वही मत प्रतिशत 60.49, सपा बसपा एक हो गए और बसपा के प्रत्याशी सतवीर नागर को मिला 35.46% मत, और भाजपा के प्रत्याशी को 60% मत मिल गए। जीत हार का जो अंतर था
वो 280 से बढ़कर 3,36,922 मत हो गया। कुल जो मत प्रतिशत गिरा है 2019 के मुकाबले वो 5% से कम है। जो विनिंग मार्जिन है भारतीय जनता पार्टी का मोर देन 50% सीट्स पर, वो 25% से अधिक है। अगर हम मान लें कि सब भाजपा वाले सो रहे थे, हाँ ठीक है, और पिछले मतलब कम से कम 4-5 दिनों से तो खूब है, हम लोगों को लोग वैसे भी मैसेज भेजते हैं देश भर से, वो भेज रहे हैं कि हम तो गए थे लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, हमने तो निकाला इतने लोगों को, कुछ तो गड़बड़ है। हमारी सोसाइटी में संघ वाले वो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप है, 1 बजे लिखा उन्होंने कि अच्छा धूप भले हो लेकिन बूथ खाली है, जल्दी से आके देख चले जाइए। 3-4 बजे लिखा अरे अब तो धूप भी कम हो गई, अब आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह से लोग जाके वोटिंग देकर आ रहे हैं। अब सवाल यह कि बैठा किसका मतदाता है। आप सोचिए, जो रोज सुबह पूजा करता होगा, बढ़िया उठा, अगरबत्ती धूप अगरबत्ती की, राम का नाम लिया, उसको दिख रहा है कि ये पार्टी क्या कह रही है। गौरव वल्लभ और रोहन गुप्ता ये बोल के जाते हैं कि राम विरोधी पार्टी हो गई। हम बोल नहीं पाए, 4 महीना गौरव वल्लभ बोलते हैं। फिर सनातन धर्म का नाश हो जाए, जो रोज कह रहा है, प्रतिदिन कह रहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वो कह रहा है हमारे कल्याण होने वाला नहीं, क्यों देंगे वोट। फिर कह रहे हैं मुस्लिम मतदाता तो क्लियर है, एकदम क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुस्लिम बूथ जहां है वहां सब जाके दे रहे हैं। दूसरे को दिखेगा नहीं, सब आंख बंद करके बैठे हुए हैं। क्या राहुल गांधी है क्या कि 6 महीने के लिए थोड़ा साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। जनता रिएक्ट करती है और तुरंत रिएक्ट करती है। ठीक है, मेरा ये मानना है फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। 4 जून को हम फिर बात करेंगे, लहर आपको दिखेगी। जो अभी साइलेंट दिख रही है वो आवाज, तो लहर तो 350 पार ले जानी वो चाहिए। आवाज करेगी, आवाज करेगी। नंबर पे आप बात बाद में करिएगा, अभी कह रहा हूं आवाज करेगी 4 तारीख को। चलिए, त्रिपाठी जी को लग रहा है लहर चल रही है, लहर शांत है। लेकिन अब जरा मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनवा दूं। योगी आदित्यनाथ ने अच्छा ये इसी पर बताइए बोला। आप दर्शकों के लिए भी, समंदर की लहर कभी बहुत आपने देखा ज्वार भाटा छोड़ के, ज्वार भाटा ना आए, मुंबई पूरा समंदर बगल में, क्या वहां वाले डरते हैं अरे इतनी बड़ी लहर है? नहीं भैया, रोज की लहर है वो। भारतीय जनता पार्टी की लहर वैसी ही हो गई। योगी आदित्यनाथ की बात सुनते हैं जरा, कम वोटिंग पर उनका क्या कहना है। सच्चाई तो ये है कि 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, तो उससे घबराहट में अपनी खींच को उतारने के लिए ईवीएम को निशाना बनाना चाहते हैं। ईवीएम पर भी उन्होंने कहा कि अब ईवीएम का तो खैर खेल, जो ईवीएम पर सवाल जो थे वो तो सारे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिए। बात लेकिन हो रही है 2 चरणों के इलेक्शन के बाद चुनाव किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और किस रफ्तार से। देखिए, मैं डेटा मैंने उस दिन भी आपको दिया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूं। चलिए, बहुत बात हो रही है कि मुस्लिम बहुल्य जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें क्या होगा इसका, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, असम में नौगांव करके है, मुस्लिम बहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे 2014 में 76.1% वोट हुआ, 2019 में 83.0% वोट हुआ, 2014 में AIUDF जीता, वोट बढ़ा तो बीजेपी जीत गई। अब वोट घटा तो क्या होगा? क्या हम ये, अगर हम मान लें कि चलिए वोट घटा, AIUDF फिर आ जाएगी, ये एक प्रेमाइस हो सकता है। लेकिन मैं फिर बाकी जब कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखता हूँ, जैसे किशनगंज को देखता हूँ, तो वोट था 64 ये बिहार में है 64.5%, 2014 में, 2019 में 67.8%, लेकिन कांग्रेस बार बार जीती। इस बार घट गया है 57.02%। मान लेता हूँ बीजेपी आ जाएगी, है ना? ठीक है। तो मतलब उसके बाद कटिहार की बात कर लें, कटिहार में 2014 में एनसीपी 67.6%, वोट 2019 में बढ़ा 69.2%, वहाँ पे चेंज हो गया, जेडीयू आ गई, अब फिर घट गया है। तो मान लेते हैं कि फिर से जो है वो एनसीपी आ जाएगी, एनसीपी लड़ भी नहीं रही है चुनाव। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई पैटर्न अगर हम खोजने की कोशिश करेंगे ना, ये कोई पैटर्न नहीं किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये बिल्कुल सही, जैसे हर्षवर्धन बोल रहे थे, किसका वोटर बाहर निकला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब कल वोट देने गया तो मैं भरी दोपहरी में, मतलब लगभग 3:30-4 बजे वोट देने गया, तब भी वोट हो रहा था। तो
एक बात जैसे हमने उस दिन बात की थी कि जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है इस वोटिंग पैटर्न में, वो ये दिखाई दे रहा है कि यंग जो वोटर है 19-20 साल का, 18 साल के वोटर, ये लाइनों में नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, बिल्कुल, आप अपने सारी फुटेज चेक कर लीजिए, आप बाकी जगह पूछ लीजिए, ये लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या ये लोग उदासीन हैं? पर ये लोग, ऐसा तो हम नहीं मान सकते ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। दूसरा एक पैटर्न जरूर ये हो सकता है कि लोग जब ये मान लेते हैं कि एक पार्टी जीत रही है, वो कोई वन साइडेड इलेक्शन है, हाँ वन साइडेड इलेक्शन है, जब वो ये मान लेते हैं तो शायद उनके मन में ये कंप्लायंट हो जाते हैं कि नहीं, क्या करना है, जाके वो जीत रहे हैं। अब ये किसी पार्टी के वोटर नहीं होते, ये वही फैन सीटर्स होते हैं कि अच्छा ये तो जीत रहे हैं, अब क्यों जाके वोट जिनके करना? लिए एफर्ट है जाके करके वोट करना। एफर्ट भी क्या मतलब, नहीं मतलब वो आलसीपन है कि हाँ, नहीं, वही मैं इसलिए कह रहा हूँ उसको, हाँ मतलब थोड़ा जोर लगता है कि भाई घर से जाकर देखिए, निकलने में। एक पर्सपेक्टिव अभी किसी ने दिया, कोई देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ये बताइए विकल्प कम होने पर भी कुछ होता है कि नहीं होता है? भाई जहां पहले ज्यादा विकल्प था पार्टियों का, अब मान लीजिए कि सपा कांग्रेस है, तो कौन जाएगा? पहले ही कांग्रेस वाला वोटर नहीं निकल रहा है, उस पर सपा का प्रत्याशी है, वो दम लगा के जाए सपा को वोट करने के लिए, या कहीं पे कांग्रेस का प्रत्याशी होगा तो सपा वाला दम लगा के जाए, इस गर्मी में इतनी मुश्किल में काहे को जाएगा? और वो भी जब उसको ये पता हर है, जगह है। जब वो पता है कि दूसरी पार्टी जीतने जा रही है। हाँ नहीं, ये तब होता है शायद अगर उसकी कोई नाराजगी होती। बिल्कुल, हाँ, ठीक कोई बात। लेकिन इस पे इशू कोई होगा, इस बार कोई नाराजगी जैसी चीज इस बार कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी बड़ा ऐसा मतलब इशू है जिसके कारण कोई नाराज हो। और विपक्ष सरकार के खिलाफ अब कुछ मुझे माहौल नहीं बना लगता, पाए। मुझे लगता है नहीं दो create बड़े कर पाए। इश्यूज जो हैं बीजेपी के फेवर में जो जाते हैं, उसने जो हिंदुत्व और विकास का एक मॉडल जो है सामने खड़ा किया है, वो बीजेपी वो लोग महसूस करते हैं। वो महसूस। अच्छा, कई बार आप इसको पलट के भी परिस्थिति को देखना चाहिए। जैसे कई लोग बीजेपी के समर्थक जो हैं कई बार ये कहते हैं, जब उनसे आप कहो ना वोटिंग गिर गई, कहते हैं अच्छा आप वोटिंग को भूल जाओ, कितना कौन कितना परसेंटेज को सबको भूल जाइए, ये सब थ्योरी अलग कर दीजिए। एक सवाल का जवाब कोई दे दे, 2019 में, 14 में और 19 में अगर किसी वोटर ने मोदी को जिताया, तो 19 से 24 के बीच में मोदी से ऐसी क्या नाराजगी हो सकती है किसी की, जो अब वो इसको, जो मोदी को हटाने के लिए वोट कर देगा कि मोदी को अब नहीं चाहिए, अभी आप किसी को लाओ। इस 5 साल में ऐसा क्या हुआ, कोई ये बता। देखिए, एक पर्सपेक्टिव एक जरा देखिए, ये जो दो वोटिंग, जो पिछला फर्स्ट फेज में वोटिंग हुआ था और जो दूसरा फेज में वोटिंग हुआ, ये दोनों संभवतः फ्राइडे को वोटिंग हुए हैं। और एक पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि फ्राइडे होने के कारण छुट्टी दे दी जाती है और बहुत सारे लोग फ्राइडे, सैटरडे और संडे ध्यान करके लॉन्ग वीकेंड पे चला जा रहा है। वो एक फैक्टर आ रहा है जिससे कम वोटिंग के कारण है। लेकिन अब क्या इससे मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी वाले सब उधर बाहर जाने जाते हैं? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत सजग है और वो मान करके चल रहा है कि ये देश के भविष्य के निर्माण का ये चुनाव है, ये कोई नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये देश का भविष्य तय करेगा। देश की भविष्य, विरासत, वैभव को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है, या फिर उसको एक जी सोच रहे हैं या देश का आम आदमी भी सोच रहा है? नहीं, मैं ये जब मैं सोच रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने हवन कुंड में अपनी पूरी संविधा की तरह अपने आप को लगाया है, वो ऐसा नहीं सोच रहे होंगे और वो जाति के नाम पर आज विभक्त हो जाएंगे और वोट नहीं करेंगे, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे थोड़ा सा मैं पेसिमिस्टिक था। आप कह रहे हैं ऐसे, मैं तो पेसिमिस्टिक था, लेकिन मैं कल से और आज तक कम से कम 6 ड्राइवर से निपटा हूँ, ठीक है, आने और जाने में। 6 में से मुझे कहा सर, एक ने कहा मैं तो नल पे वोट दे करके आया हूँ। तो मैंने कहा सर कमल खोज रहा था, मुझे कमल मिला नहीं, तो मैंने नल पे दिया। लोगों ने कहा नल। मैंने कहा बेवकूफ़ी कर रहे हो तुम, अरे कैसे नहीं होगा कमल? तो कहा सर मैं यहाँ चुनाव नहीं था सर, मेरा बागपत में था। तो मुझे याद आया 2019 का चुनाव, मेरी मेट देख करके आई थी और कहा भैया हमने तीर पर निशान मार करके आया है। तो मैंने कहा अरे नरेंद्र मोदी ने तुम्हें घर दिया, टॉयलेट दिया, भैया तीर ही उनका निशान है। सो हम लोग ढूंढ रहे थे और इसने कहा, 2 लोगों ने कहा, हम पूछे जा करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कि यहां पर तो कमल दिख नहीं रहा है, मुझे, मैं वोट नहीं करूंगी। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं मुझे बताओ कमल कहां है, मोदी इसमें दिख नहीं रहा है। तो जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध था ना, तो बाद में जाकर के पूछा कि
अच्छा इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका किसने निर्वाह की और कौन लड़ा, तो कहा कि मुझे तो हर सर्व जगह भगवान कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे। ये वाकई चुनाव नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को इस परिदृश्य से बाहर निकाल दीजिए, फिर आप इस चुनाव की आप परिणति देखेंगे, वो एक बहुत दूसरे प्रकार का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव से आप योगी आदित्यनाथ को निकाल दीजिए, नरेंद्र मोदी को निकाल दे, आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई और मुख्यमंत्री होता तभी इस तस्वीर कैसी होती। मैं वाकई ये चुनाव जो है ये नरेंद्र मोदी के लिए मैंडेट आ रहा है और हम लोगों ने बड़ा मंथन किया है। कई बार मैंने कहा ना मैं पेसिमिस्टिक हूं और कई बार लगा कि अच्छा कितनी कंजर्वेटिव सीट्स मिले, तो मैं मान करके चलो उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलती हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो है वो 323 के आसपास पहुंच जा रहा है, कम से कम में भी कम 323। से कम में। अच्छा, तो और आप फिर अपने आपको पेसिमिस्टिक कह रहे हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने हर जगह काटा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ठीक है। हर जगह काटने के बाद तो ये देखिए एक और पर्सपेक्टिव है, वाकई ये सच्चाई भी है। सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं चाह रहा हूं एक बार पर्ची देने वाला भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। कहा जाता है ना पानी देने वाला नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है समीर जी, एनालिसिस 2 राउंड का। दो फेज का मतदान हो गया। 2 फेज के मतदान में 190 लोकसभा सीटों पे मतदान हुआ है। मतलब अगर 543 लोकसभा सीटों देखोगे तो 35% सीटों पे मतदान हो गया है। और दक्षिण का आप अगर बात करोगे तो दक्षिण की 130 सीटों में से 75 सीटों पे मतदान हो गया है। मतलब 56% सीटों पे मतदान हो गया है। पहले चरण का मतदान हुआ था, उसके बाद बहुत हल्ला मचा था कि मतदान बहुत कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं निकले, प्रधानमंत्री मोदी के जो वोटर्स है वो निकल नहीं रहे। राष्ट्रीय सेवक संघ ने उसी दिन रात को बैठक ली, जिस दिन 19 तारीख को बैठक हुई, और संघ ने जितनी सीटों पे मतदान हुआ था 102 सीटों पे, उस 102 सीटों का डाटा तैयार करवाया। और जो दूसरे फेज का मतदान होने वाला था, जो कल मतदान हुआ है 88 सीट का, उस पर संघ को एक्टिवेट किया। संघ ने यह सुनिश्चित किया था कि जो 76 सीटें दक्षिण से 2 फेज में मतदान हो रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी का और संघ का जो वोटर है वो जरूर निकले, क्योंकि दक्षिण बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। और कल रात को, मतलब कल तो लगभग 4 से 5 घंटे मैंने लगातार पूरे देश के अंदर फोन करा है और ये पता करने की कोशिश की है कि वोटिंग को लेकर किस तरीके से तैयारी की गई थी जी। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ने यह पूरा सुनिश्चित किया है कि उनका वोटर निकले, और हर बूथ से उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज में हुआ है बिल्कुल। और कल अमित शाह लेकिन जी, सर अगर ऐसा हुआ है तो ये तो माना जा रहा था कि मतलब पहले फेज के बाद सब एक्टिवेट हो जाएगा, सब लोग नट बोल्ट कस देगा, तो भारतीय जनता पार्टी का काफी, क्योंकि क्योंकि कल अमित शाह जी कल राजगढ़ में थे, जब दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार अभियान करने अमित शाह जी गए थे, अमित शाह जी ने कल मध्य प्रदेश के संगठन की बैठक ली और ये बहुत स्पष्ट कहा कि अगर अपना वोटर नहीं निकलेगा और वोटिंग कम होगा तो उस क्षेत्र का जो मंत्री होगी उसको मंत्री पद जाएगा, उस क्षेत्र का जो जिलाध्यक्ष होगा उसको 6 साल तक कोई पार्टी के अंदर पद नहीं मिलेगा। आप ये सुनिश्चित करो। और जब डाटा उन्होंने लिया तो मोटा मोटी ये था कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर निकला है और साइलेंटली उसने वोट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब बीजेपी का अपना फीडबैक कि हमारा आदमी बाहर गया है। 4 राज्य जो पूरे चुनाव हो चुके हैं, केरल में, तमिलनाडु में, राजस्थान में और कम वोट पड़ा। उत्तराखंड में। मान लूं आपका आदमी नहीं निकले और मेरा आदमी पूरा निकल जाए, तब भी कम होगा। नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। एक लाइन की रोचक बात, पहले चरण में नागपुर में सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन जी सुबह सुबह वोट करके उसको सोशल मीडिया पर डाला जाता है। दूसरे चरण में बेंगलुरु में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी, वो वोट करके डाला जाता है। संघ निष्क्रिय नहीं है, संघ पूरी तरह से। चलिए आगे बात करेंगे हम। अब तो ओवैसी साहब को डर लगने लगा भाई, हैदराबाद में कभी सोचा था? ओवैसी साहब कह रहे हैं मुझ में भी कमियां होंगी, मैं अपनी कमियां दूर कर लूंगा, वोट जाकर के लेकिन डाल करके आओ। तो ये जो कम वोट हो रहा है सबको हिला रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है, किसका, और ये नहीं समझ पा रहा आदमी किसका वोटर बाहर नहीं निकल रहा है। इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। गुजरात से भी ऐसी तमाम तरीके की खबरें आने लगी कि भाई गुजरात में भी क्या बीजेपी का जो 26-26 का रिकॉर्ड था उसमें कुछ गड़बड़ हो रही क्या? अरे अब वो रूपाला साहब की माफी खत्म नहीं हो रही ना। दरअसल देखिए, रूपाला साहब एक के बाद 5वीं माफी मांग ली उन्होंने।